हेलो स्टूडेंट्स, आप ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं। ओम्स लॉ में आपने सीखा था V इज इक्वल्स टू आई आर, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा करंट उतना ही ज़्यादा होगा, लेकिन रेजिस्टेंस पर भी करंट डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस रुकावट होती है करंट के रास्ते में, जो किसी भी सब्सटेंस के द्वारा की जाती है। किसी भी करंट के फ्लो में जितनी रुकावट होगी उतना ही उसका रेजिस्टेंस होगा। अब ये जो रुकावट है करंट के रास्ते में, यानी जो रेजिस्टेंस है, ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है, आज हम ये समझेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं। और इस चीज़ को समझने के लिए हमने एक सर्किट बनाया है। यहाँ पे हम एक एक्टिविटी करेंगे, उसमें हम एक सर्किट बनाएंगे और सर्किट का डायग्राम मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है। उस सर्किट में हम एक सेल लगाएंगे, ठीक है। आपको पता है सेल के नेगेटिव टर्मिनल को हम ऐसे स्मॉल लाइन से दिखाते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल को कैपिटल लाइन से, बिगर लाइन से, ठीक है। फिर ये सेल लगाने के साथ साथ हम उसमें एक एमीटर लगाएंगे। एमीटर क्यों? एमीटर वो डिवाइस होता है जो कि करंट को नोट करता है, करंट को मेजर करता है। ये पता लगाने के लिए कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, हमने एमीटर लगा दिया। यहाँ पे हमने एक प्लग की लगाई है, यानी स्विच लगाया है, जो कि इस सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए यूज किया जाएगा। और यहाँ पे बीच में मैंने गैप छोड़ा है। इस गैप में मैं क्या लगाऊंगी? इसमें मैं अलग अलग चीजें लगाऊंगी और फिर देखूंगी कि कैसे करंट बढ़ता या घटता है। सेल तो उतना ही है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस तो फिक्स है। सेल को तो मैं हटा नहीं रही हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस तो फिक्स है। बस यहाँ पे सब्सटेंस चेंज करने से कैसे कैसे करंट बदलेगा ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक हाफ मीटर की निक्रोम वायर लगाऊंगी, एक पतली सी निक्रोम वायर जो कि हाफ मीटर लंबी होगी, ठीक है, आधा मीटर लंबी वायर लगाकर मैं स्विच को ऑन करूंगी और फिर मैं देखूंगी कि एमीटर में रीडिंग कितनी आई है, यानी करंट कितना आया है। फिर दूसरे केस में मैं क्या करूंगी, ये नोट करने के बाद मैं स्विच को ऑफ करूंगी और फिर यहाँ पे मैं निक्रोम की ही 1 मीटर लंबी वायर लगाऊंगी, उतनी ही पतली जितनी मैंने पहले लगाई थी। पहले आधा मीटर लंबी लगाई पहले केस में, दूसरे केस में मैं यहाँ पे 1 मीटर लंबी लगाऊंगी और फिर मैं एमीटर की रीडिंग नोट करूंगी कि करंट कितना दिखा रहा है। एमीटर स्विच ऑन करके रीडिंग नोट करूंगी, फिर स्विच को ऑफ कर दूंगी और फिर ये 1 मीटर वाली वायर भी यहाँ से हटा दूंगी। फिर मैं क्या करूंगी, जितनी पतली वायर मैंने पहले केस में और दूसरे केस में लगाई है, मैं उससे एरिया में डबल, यानी ज्यादा मोटी वायर मैं यहाँ पे लगाऊंगी, लेकिन आधा मीटर लंबी ही, ठीक है। मोटी वायर लगा के मैं फिर से स्विच को ऑन करूंगी और फिर मैं एमीटर में देखूंगी कि कितना करंट शो कर रहा है। तीनों केस में जब मैं करंट को नोटिस कर लूंगी, फिर मैं क्या पाऊंगी, देखो, तीनों केस में करंट नोटिस करने के बाद ये देखूंगी मैं कि जो पहले केस में आधा मीटर लंबी वायर थी तब जितना करंट दिखाया है, 1 मीटर लंबी वायर में करंट उससे कम हो जाएगा। यानी तार की लंबाई बढ़ी तो करंट कम हो गया, बाकी सब तो ठीक था, बराबर था, सिर्फ तार को ही हमने चेंज किया है, वायर को ही चेंज किया है, वायर को लंबा किया तो करंट कम हो गया, यानी रुकावट बढ़ गई। करंट कम होने का मतलब क्या है? करंट के रास्ते में जो रुकावट थी वो इंक्रीज हो गई, और रुकावट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, यानी तार लंबी करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। इसीलिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L मीन्स लेंथ, लेंथ ऑफ द वायर, कि लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। फिर जो हमने मोटी तार लगाई तो हमने देखा कि करंट ज्यादा दिखाया, इसमें करंट ज्यादा दिखाया मतलब रुकावट कम हुई है सिस्टम में, ठीक है, रुकावट कम हुई है सर्किट में, यानी रेजिस्टेंस कम हुआ है। तो यहां से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द वायर, कि तार जितनी मोटी होगी यानी एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, या तार जितनी पतली होगी एरिया जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। यहाँ पे यह है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनैलिटी को आप समझते ही हैं। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है? इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर, यानी एक क्वांटिटी को आप चेंज करते हो तो दूसरी में भी कुछ चेंज आए। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि ये बढ़ेगी तो ये क्वांटिटी भी बढ़ेगी। और इनवर्सली का मतलब क्या होता है? उल्टा। इनवर्सली मतलब इनवर्स, उल्टा, इसलिए 1 अपॉन करके लिखा हुआ है
इन्वर्स करके लिखा हुआ है, इसलिए इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं कि ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये घटेगी, उल्टा असर पड़ता है एक दूसरे पे, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। लेकिन एक क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को अगर हम समराइज करें तो हम पाएंगे कि आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। ठीक है, एल अपॉन ए, लेंथ बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हो कि प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट देना पड़ता है, तो यहां पर भी एक कांस्टेंट काम आएगा और उसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। रो, ये P नहीं है, ये रो है। देखो इसका सिंपल ध्यान से, ये यहां से हम शुरू करके और ऐसे कर देते हैं, ऐसे हुक सा बना देते हैं आगे की तरफ, बस यूं, रो। बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, वो P लिख जाते हैं। भाई ये P नहीं है, ये रो है, ये एक सिंबल है और ये हमेशा ऐसे ही बनाया जाएगा। ठीक है, तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यानी रेजिस्टिविटी, किसी भी सब्सटेंस की नेचुरल टेंडेंसी करंट का अपोज करने की, उसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। यानी यहां से हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो है तीन बातों पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी पे, लेंथ पे और एरिया पे। हालांकि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट माने, हर केस में टेम्परेचर हम चेंज ना करें, सब कुछ सेम रखें, तब ये तीन फैक्टर हैं जो कि रेजिस्टेंस को बदलने में काम आते हैं। ठीक है, या जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो रेजिस्टिविटी यानी नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एनी सब्सटेंस टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, एल लेंथ ऑफ द वायर, ए एरिया ऑफ द वायर, जहां से भी करंट को फ्लो करना है। ठीक है, अब यहां पे देखो, आप यूनिट जानते हो, आर की रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। तो हम इस रो की यूनिट निकाल लेंगे अभी। देखो दिस ओम, ये मैंने बना रखा है कि देखो पी तो हम ऐसे बना देते हैं, लेकिन ये रो है, रो आप ऐसे बनाएंगे। ठीक है, मैंने सिंबल्स ऐसे बनाए थे दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देखो आर इज इक्वल्स टू रो, अब यहाँ पे यूनिट्स लिखते हैं। आर की यूनिट ओम, रो हमने एस डी लिख लिया क्योंकि रो की हमें यूनिट नहीं पता, हमें निकालनी है। ठीक है, बाकी जिनकी यूनिट्स पता उन सबकी यूनिट्स लिखो। आर की यूनिट लिखी ओम, रो की हमें निकालनी है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर से मीटर स्क्वायर काटोगे तो खाली मीटर बचेगा, एक एम बचेगा, है ना। मीटर स्क्वायर है तो ऊपर से नीचे कट जाएगा, सिर्फ एम बचेगा। यानी क्या आएगा आपके पास? ओम इज इक्वल टू रो बाई एम। ठीक है, यानी रो बाय मीटर। अब रो की निकालनी है हमें तो यूनिट, तो हम क्या करेंगे, रो को एक तरफ रखेंगे और रो इज इक्वल टू, ये एम इधर डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओम मीटर। तो ये आ गई आपकी यूनिट रेजिस्टिविटी की। रो की यूनिट क्या है? ओम मीटर।